हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे आज 7 और 8 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आप लोगों की मोस्ट डिमांड पे हमने क्विक रिकैप जो है वो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें, और जो हम क्वेश्चंस पूछते थे वो भी हम इस सेशन से स्टार्ट करेंगे। साथ में हमारा जो स्टैटिक जीके है वो तो साथ में चलेगा ही। तो सबसे पहले बात करते हैं, कल का पहला प्रश्न था भारत सरकार की स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट यानी कि स्ट्राइव योजना के तहत प्रदेश के कितने शासकीय आईटीआई का चयन किया गया है। तो इसके तहत प्रदेश के 20 आईटीआई का चयन किया गया है। और आपको बता दूं, स्ट्राइव योजना जो है ये 2017 में स्टार्ट की गई थी। कब ये स्टार्ट करी गई थी? 2017 में। दूसरा प्रश्न है, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा IRAD ऐप का प्रयोग मध्य प्रदेश के कितने जिलों में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो IRAD यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये जो है ऐप जो है आपका कितने जिलों में प्रस्तावित किया गया है? ये ऐप आपका 11 जिलों में प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के लिए किया गया है। तो ये जो टोटल ग्राम है ये हैं 1033, जिनका चयन किया गया है आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के लिए। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो ग्राम हैं वो अनुसूचित जाति बहुल ग्राम होंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रदेश के तकनीक शैक्षणिक संस्थानों का 100% सोलराइजेशन करने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा विभाग ने किसके साथ MOU साइन किया है। तो ये जो MOU साइन किया गया है एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ साइन किया गया है। मध्य प्रदेश का जो तकनीकी डिपार्टमेंट है, तकनीकी शिक्षा विभाग जो है, हायर टेक्निकल एजुकेशन जो है, उसने एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ MOU किया है। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं वो हैं चेतन सोलंकी, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। IIT मुंबई से इनका संबंध है, प्रोफेसर चेतन सोलंकी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत चयन समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो जस्टिस GS सोलंकी, इनको अभी हाल ही में महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत चयन समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। कितने साल के लिए किया गया है? 3 साल के लिए कुल किया गया है। तो गाइस, ये पूरा था हमारा आज का क्विक रिकैप हमारी MPPSC की टेस्ट सीरीज। अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप ऐप डाउनलोड करें। सारी ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, ये भी अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। ये अपडेटेड जो डेटा है वो आपको बताना है। राष्ट्रीय राजमार्ग अपडेट हो चुके हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, देश में पहली बार जवाहरलाल नेहरू स्कूल को ISO 9001 प्रमाणित किया गया था। यह स्कूल कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सतना। ये 2 प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रजातियों में गिद्ध पाए जाते हैं, यानी कि कितने प्रजातियों के जो गिद्ध हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें तो कुल 7 प्रजातियों के गिद्ध जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी गिद्ध हैं जो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रवासी भी हैं। तो मध्य प्रदेश के सभी वन वृत्त यानी कि 16 वन वृत्त और 8 संरक्षित क्षेत्रों में गिद्ध गणना का कार्य जो है अभी स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, WWF, WWI के प्रतिभागियों के अलावा स्वयंसेवक और फोटोग्राफर द्वारा संयुक्त रूप से गिद्ध गणना का कार्य जो है वो किया जाएगा। ये कार्य 2 चरणों में किया जाता है। पहला चरण अक्टूबर-नवंबर माह में और द्वितीय चरण जनवरी-फरवरी माह में इसका आयोजित किया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रदेश व्यापी यानी कि राज्य स्तर पर गिद्धों की गणना की जो शुरुआत है वो वर्ष 2018 से की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये अब आपका स्टैटिक जीके बन चुका है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। इसमें 7028 गिद्धों का आकलन किया गया था, यानी कि 7028 गिद्ध जो हैं पाए गए थे। वर्ष 2009 में ये जो संख्या है वो 8398 हो गई थी, यानी कि ये जो गिद्ध हैं इनका नंबर्स जो है वो बढ़ गया था। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 7 प्रजातियों में गिद्ध पाए जाते हैं। इनमें से 4 प्रजातियां जो हैं वो स्थानीय हैं और 3 प्रजातियां
प्रवासी हैं जो शीतकाल समाप्त होते ही वापस चली जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सुधार के लिए कितने विशिष्ट आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें जनजातीय वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके शैक्षणिक सुधार के लिए 126 विशिष्ट आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 64,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित इन विशिष्ट आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए स्पेशल रेजिडेंशियल एंड एकेडमिक सोसाइटी का गठन भी किया गया है। ठीक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस सोसाइटी का गठन इसके लिए किया गया है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में ये जो आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं इनमें 64 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं, 54 कन्या शिक्षा परिसर हैं और 8 आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 64 + 54 + 8 तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं? कुल मिला के हो जाते हैं 126। प्रदेश में 30 एकलव्य आवासीय विद्यालयों में ऑडिटोरियम भवन का निर्माण भी किया जा रहा है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर होगी। अगला प्रश्न है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री बंसी कौल का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया था? तो मध्य प्रदेश ने बंसी कौल को सम्मानित किया था कालिदास सम्मान से, जिसकी स्थापना करी गई थी 1980 में। ध्यान रखिए, कालिदास सम्मान की स्थापना कब की गई थी? 1980 में स्थापना की गई थी। 1980 में स्थापना की गई थी। 2 लाख रुपए का अवार्ड इस के अंतर्गत दिया जाता है। चलिए कमेंट करके बताइए कि पहला कालिदास सम्मान किसे दिया गया था। ठीक है, प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री बंसी कौल का निधन हो गया है। 23 अगस्त 1949 को श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में जन्मे कौल संघर्षशील, अनुशासित, मिलनसार लेखक, चित्रकार, नाट्य लेखक, सेट डिजाइनर और रंग निर्देशक थे। देखिए इनका भी हाल में चूंकि निधन हुआ है तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। वो पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन्होंने भोपाल में रंग विदूषक के नाम से एक संस्था बनाई थी। कब? 1984 में। ध्यान रखिए, रंग विदूषक की स्थापना कब की गई थी? 1984 में। 1984 से ही रंग विदूषक ने देश और दुनिया में अपनी नाट्य शैली की वजह से एक अलग पहचान बनाई थी। देश के प्रख्यात डिजाइनर भी रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कई बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं डिजाइन किए हैं, जिनमें से कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसकी 2010 की ओपनिंग सेरेमनी, IPL की ओपनिंग सेरेमनी के साथ साथ खजुराहो समारोह 1986 का और 1987 का, ये जो इवेंट डिजाइन है इसका इवेंट डिजाइन किसने किया था? इनके निर्देशन में ही किया गया था। इसके अलावा हम बता दें आपको, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, सिंहली, उर्दू, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी भाषाओं में 100 से अधिक नाटकों के निर्देशन इनके द्वारा किए गए हैं। ये तो एक इंफॉर्मेशन आपकी हो जाती है। इसके अलावा हम बता दें इनको कुछ ऐसे अवार्ड्स भी जो दिए गए हैं उनके बारे में। यहाँ पे देखिए, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है, पहला अवार्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, इसके अलावा ये चौथे नंबर का जो अवार्ड है ये होता है, सबसे पहले नंबर पर आपका भारत रत्न अवार्ड होता है जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है मध्य प्रदेश का। दूसरे नंबर का होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री, ये अवार्ड होता है। तो चौथे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो इनको 2014 में दिया गया था। इसके अलावा इनको संगीत नाटक अवार्ड भी दिया गया था 1995 में, रंगमंच के क्षेत्र में इनके प्रदर्शन को देखते हुए। देखिए आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या थे। अभी हाल ही में बंसी कौल का निधन हो गया है, ये क्या थे? रंगकर्मी थे या संगीतकार थे या चित्रकार थे? ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इनका एक नाटक था कहन कबीर। ठीक है, कहन कबीर की बदौलत ही इनको 2016 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और हम आपको बता दें 2017
2017 में कालिदास सम्मान जो है वो किसको दिया गया था? ये दिया गया था रंगकर्म के क्षेत्र में ही राम गोपाल बजाज को। ध्यान रखिए, राम गोपाल बजाज को दिया गया था। इसके अलावा 2018 में अवार्ड दिया गया था एंजली एला मेनन को। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल की थी। इसके अलावा रंगकर्म के क्षेत्र में ही सुरेंद्र वर्मा को वर्ष 2019 का कालिदास सम्मान दिया गया। 2020 का कालिदास सम्मान अभी नहीं दिया गया, तो 2019 तक का सम्मान आपको याद रखना है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 1980 में स्थापित हुआ था। और किस क्षेत्र में दिया जाता है कालिदास सम्मान? ये दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में, रंगकर्म के क्षेत्र में और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में। ये 4 क्षेत्र हैं जिनमें ये अवार्ड दिया जाता है। स्थापना 1980, रट लो 1980। अगला प्रश्न है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, सांस अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम निमोनिया की। देखिए, चीजों को रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे न्यूट्रलाइज्ड निमोनिया मतलब निमोनिया को खत्म करना है सक्सेसफुली। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, ठीक है, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने विशेष अभियान, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो अभियान है ये 100% आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी जेल परहेरी का एग्जाम हुआ था, जेल परहेरी के एग्जाम में भी इस तरीके के जो अभियान है वो पूछे गए थे। रिसेंट की जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं पूछी गई थी, तो ये आपको सारी याद रखनी होगी। हमने अपनी PDF में भी सारी योजनाओं को एक जगह कंपाइल करके रख दिया है, वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। एक साथ सारी योजनाएं आप पढ़ सकते हैं। अगस्त का जो PDF आया था उसमें हमने इसको इस तरीके से एक साथ कंपाइल कर दिया है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। ठीक है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहां से क्या क्या लिया गया है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो क्या बन जाता है? SAANS, सांस। इस तरीके से यह अभियान बनता है। इस अभियान में होना क्या है? प्रदेश के जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको निमोनिया रोग से बचाने के लिए कार्य किया जाएगा। मतलब ये जो अभियान है ये संचालित होगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए। तो पहली चीज कि इसका जो शुभारंभ है वो कब किया गया? तो ये 5 फरवरी को किया गया मिंटो हॉल में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसने किया? तो स्वास्थ्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किया। कहां है इनका विधानसभा क्षेत्र? इनका विधानसभा क्षेत्र है सांची। ठीक है, सांची किस जिले में आता है? सांची किस जिले में आता है? चलिए कमेंट करके बताएं सांची किस जिले में आता है। ठीक है, देखिए यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से किया? मिंटो हॉल से। मिंटो हॉल कहां पर है आपका? मिंटो हॉल है आपका भोपाल में। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सांस का फुल फॉर्म क्या है? सांस का फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किससे बचाने के लिए? 6वां क्वेश्चन, निमोनिया से बचाने के लिए। निमोनिया से बचाने के लिए संचालित किया जाएगा। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन इस 3 लाइनों के अंदर बनते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होगा। तो प्रभुराम चौधरी ने इसको स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन विकसित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश का ये जिला है रतलाम, जहां पर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन विकसित किया जाएगा। ठीक है, और रतलाम में खासतौर पर रतलाम मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे जो बनाया जा रहा है उस पर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन विकसित किया जाएगा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम मुंबई एक्सप्रेस वे पर 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन फॉर अप्रैल की कार्य योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, कितने करोड़ की परियोजना होगी? ये पूरी 18,000 करोड़ की परियोजना होगी। देखिए ये जो पैसा है ना, ये जो कैपिटल है ना, ये निवेश जो है ना, वो याद रखना होगा आपको। ठीक है, बड़े बड़े जो निवेश होते हैं वो याद रखना जरूरी है। कहीं किसी से MOU हुआ है, विश्व बैंक से सपोज किसी चीज के लिए MOU है, रोड डेवलपमेंट के लिए MOU हुआ, तो कितने का हुआ है? $350 मिलियन का हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें आपको याद रखनी होगी।
रतलाम में इस नए निवेश मतलब रतलाम के इस नए निवेश क्षेत्र में लगभग 1800 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता दर्शाई गई है, जिसमें से 256 हेक्टेयर भूमि निजी है, बाकी सारी जो भूमि है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो निजी भूमि जो है, निजी क्षेत्र की जो भूमि है उसको पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। पीपीपी मोड क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पब्लिक के साथ ही पार्टनरशिप कर ली जाती है प्राइवेट रूप से। ठीक है, इस निवेश से करीब 24,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है, जिसमें रतलाम जिले के सबसे ज्यादा लोग होंगे। तो गाइस ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।